अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट बीएससी और बीएस लेवल प्रोग्राम्स के लिए। कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग को 1923 में आर्थर होली कॉम्पटन ने एक्सप्लेन किया। क्लासिकल स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट इससे पहले भी मौजूद था, लेकिन इसको एक्सप्लेन किया कॉम्पटन ने। कॉम्पटन स्कैटरिंग या कॉम्पटन इफेक्ट है क्या? जब कोई एक्स रेज किसी टारगेट मटेरियल से इंटरेक्ट करती हैं तो इंटरेक्शन के बाद वो स्कैटर्ड होती हैं। जब वो स्कैटर्ड होती हैं तो उनकी वेवलेंथ में इजाफा हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो हम कॉम्पटन स्कैटरिंग को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप से। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखेंगे कि किस तरह से हम कॉम्पटन स्कैटरिंग ऑब्जर्व करेंगे और फिर हम उसके रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा सेटअप है जी। ये हमारे पास एक्स रेज आ रही हैं और ये स्लिट्स हैं ताकि एक्स रेज को पैरेलल किया जा सके। उसके बाद हमारे पास ये टारगेट मटेरियल है। यहाँ पर हमने जो टारगेट मटेरियल लिया है वो ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट से जब ये एक्स रेज इंटरेक्ट करती हैं तो इंटरेक्शन के बाद ये स्कैटर्ड होती हैं। अब ये बहुत सारे एंगल्स पे स्कैटर्ड होती हैं, ठीक है। हमने सिर्फ एक एंगल यहाँ बनाया है, लेकिन ये बहुत सारे एंगल्स पे स्कैटर्ड होती हैं। और यहाँ पर हमने डिटेक्टर लगाया है। डिटेक्टर मूवेबल है, इसको हम मूव करके जो एक्स रेज हैं जो डिफरेंट एंगल पे स्कैटर्ड हो रही हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। अब उसके बाद ये कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं। हमने जो स्कैटर्ड एक्स रेज हैं, स्कैटर्ड एक्स रेज की वेवलेंथ और इंटेंसिटी को यहाँ पर प्लॉट किया है। ये डिफरेंट शेप्स आपके सामने हैं ग्राफ्स की, डिफरेंट एंगल्स पे। इनको हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ज़रा क्लासिकल वेव थ्योरी जो है, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ज़रा उसके कुछ पर्सपेक्टिव को इंटरप्रेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, light is a wave that consists of an electric field and magnetic field component। जब लाइट इंटरेक्ट करेगी टारगेट मटेरियल से तो लाइट में जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है वो तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट ऑसिलेशंस। इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन करना शुरू कर देंगे। अब आपको पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, जो इंसिडेंट एक्स रेज हैं और इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन के नतीजे में जो वेव्स निकल रही हैं, जो एक्स रेज निकल रही हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने इंसिडेंट जो हमारी एक्सरे है, इंसिडेंट एक्सरे के लिए हमने वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान यहाँ प्लॉट बनाया है। तो आप देखें जहाँ पर आपको पीक नज़र आ रही है, इस पीक पर ये जो वेवलेंथ है लैम्डा नॉट, ये वेवलेंथ हमारी इंसिडेंट एक्स रेज की वेवलेंथ है और ये 70 पिकोमीटर और उसके बाद ये तकरीबन 71 पिकोमीटर, ये जो वेवलेंथ है ये ऑलमोस्ट 71 पिकोमीटर है। तो ये वेवलेंथ हमारी इंसिडेंट एक्स रेज की है जो हमने यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ किए हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, बिफोर स्कैटरिंग या बिफोर इंटरेक्शन विद मटेरियल, जो एक्स रेज की वेवलेंथ है 71 पिकोमीटर, आफ्टर कोलिजन विद मटेरियल, टारगेट मटेरियल या टारगेट मटेरियल से इंटरेक्शन के बाद भी इनकी वेवलेंथ 71 पिकोमीटर ही रहनी चाहिए एक्स रेज की, ठीक है जी। लेकिन जो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं ये तो कुछ और स्टोरी बयान कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए पहले हम इनको देखते हैं, इन पीक्स को समझते हैं, इन प्लॉट्स को समझते हैं और फिर हम देखेंगे कि वाई क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन कॉम्पटन इफेक्ट। तो सबसे पहला जो प्लॉट है, सबसे पहला प्लॉट आपको जो नजर आ रहा है वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान, तो जहां पर पीक आ रही है, इस पीक पर जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ इंसिडेंट एक्स रेज की वेवलेंथ के बराबर है। यहां आपको बताते चलूं कि ये जो प्लॉट्स बने हैं ये स्कैटर्ड एक्स रेज के हैं, वो एक्स रेज जो मटेरियल से इंटरेक्शन के बाद स्कैटर्ड हुई हैं। तो सबसे पहले प्लॉट में, ये प्लॉट हमने लिया है 0 डिग्री पे, यानी कि हमारा जो इंसिडेंट एक्स रेज हैं और स्कैटर्ड एक्स रेज हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों के दरमियान एंगल 0 है। तो 0 डिग्री एंगल पर आपको जो पीक मिल रही है, इस पीक की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट है, यानी कि 71 पिकोमीटर ही है। तो इसका मतलब है
कि स्कैटरिंग के बाद भी वही वेवलेंथ आ रही है जो स्कैटरिंग से पहले है। तो ये पीक या ये वाला प्लॉट हमें ये बता रहा है कि एक्स रेज की वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आया स्कैटरिंग के बाद भी। यहां तक भी कहानी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट प्लॉट है जो हमने 45 डिग्री पे लिया है, यानी कि हमारी जो इंसिडेंट एक्सरे है और स्कैटर्ड एक्सरे है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री। इस एंगल पर यहां पर दो पीक्स आ रही हैं। पहली पीक अगेन फिर से लैम्डा नॉट पे ही मिल रही है आपको, यानी कि जो पहली पीक है ये वो एक्सरेज हैं जिनकी वेवलेंथ इंसिडेंट एक्सरेज की वेवलेंथ के बराबर है। इसका मतलब है कि ये जो पीक पहली पीक आ रही है ये उन एक्सरेज की वजह से आ रही है जिनकी वेवलेंथ में चेंज नहीं आया। लेकिन ये देखें, ये जो दूसरी पीक आ रही है, ये दूसरी पीक, इस दूसरी पीक पर जो वेवलेंथ है उसको हमने लैम्डा प्राइम से रिप्रेजेंट किया है, और अगर ये 70 है तो ये 70 से ज्यादा है, ऑलमोस्ट आप इसे 72 पिकोमीटर कह लें, ठीक है। तो अब ये वाली पीक 72 पिकोमीटर पे आ रही है, जबकि इंसिडेंट एक्सरेज की वेवलेंथ कितनी है, 71 पिकोमीटर है। इसका मतलब है कि ये पीक उन एक्सरेज की वजह से आई है जिनकी वेवलेंथ चेंज हो चुकी है। तो यहां दो दो पीक्स आ रही हैं। पहली पीक बता रही है कि एक्सरेज की वेवलेंथ स्कैटरिंग के बाद चेंज नहीं हुई, और दूसरी पीक बता रही है कि ऐसी एक्सरेज भी हमें डिटेक्टर में हमने डिटेक्ट किए हैं जिनकी वेवलेंथ आफ्टर स्कैटरिंग चेंज हो गई है। और वेवलेंथ में जो चेंज आया है, ये जो वेवलेंथ है ये बिफोर इंटरेक्शन है और ये आफ्टर इंटरेक्शन है, ये बिफोर स्कैटरिंग है, ये आफ्टर स्कैटरिंग है, और आप देखें वेवलेंथ में जो चेंज आया है ये चेंज डेल लैम्डा है। उसके बाद हमने 90 डिग्री के एंगल पर जो नेक्स्ट प्लॉट बनाया है उसमें आप देखें जो इंसिडेंट एक्सरे है और जो स्कैटर्ड एक्सरे है इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। तो यहां पर भी सेम वही काम हो रहा है। पहली पीक जो आ रही है वो लैम्डा नॉट पे आ रही है, यानी कि कुछ एक्सरेज हमें ऐसी भी मिल रही हैं आफ्टर इंटरेक्शन जिनकी वेवलेंथ में चेंज नहीं आ रहा। और इसके बाद देखें दूसरी पीक लैम्डा प्राइम पे आ रही है। अब लैम्डा प्राइम जो है जाहिर बात है वो लैम्डा से ज्यादा है, ठीक है। यहां पर आप इसको 73 पिकोमीटर कह लें, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये जो दूसरी पीक आ रही है ये ऐसी एक्सरेज की वजह से आ रही है, ऐसी एक्सरेज की वजह से आ रही है जिनकी वेवलेंथ इंटरेक्शन के बाद ज्यादा हो गई है, इंक्रीज हो गई है। इसके बाद हमने एक और प्लॉट लिया है जी, ये हमने लिया है 135 डिग्री के एंगल पे। तो आप गौर करें पहली पीक फिर वही है, उन एक्सरेज की वजह से आ रही है जिनकी वेवलेंथ आफ्टर इंटरेक्शन या आफ्टर स्कैटरिंग चेंज नहीं हुई। और जो दूसरी पीक है ये लैम्डा प्राइम पे आ रही है, और अब यहां पर लैम्डा प्राइम की जो वैल्यू है ये 175 पिकोमीटर है, जबकि बिफोर स्कैटरिंग जो इंसिडेंट एक्सरेज हैं उनकी वेवलेंथ 71 पिकोमीटर है। तो कितना डिफरेंस आया है, 75 माइनस 71, तो 4 पिकोमीटर वेवलेंथ बढ़ चुकी है। तो ये जो दूसरी पीक आ रही है ये दूसरी पीक उन एक्सरेज की वजह से आ रही है जिनकी वेवलेंथ 4 पिकोमीटर बढ़ चुकी है। अब क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि प्लॉट बस एक ही होना चाहिए, जो इंसिडेंट एक्सरेज की वेवलेंथ है और स्कैटर्ड एक्सरेज की वेवलेंथ है दे शुड बी इक्वल। लैम्डा नॉट एंड लैम्डा प्राइम वेवलेंथ बिफोर स्कैटरिंग एंड वेवलेंथ आफ्टर स्कैटरिंग सेम होनी चाहिए। लेकिन यहां पर जो दूसरी पीक्स आपको एक और डिफरेंट स्टोरी बता रही है। दूसरी पीक्स ये बता रही हैं कि हमें डिटेक्टर में कुछ ऐसी एक्सरेज भी मिल रही हैं जिनकी वेवलेंथ मटेरियल से इंटरेक्शन के बाद बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इस स्कैटरिंग को क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बुनियाद पे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यू कैन नॉट एक्सप्लेन, आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी एनर्जी यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट नहीं होती, बल्कि उनकी एनर्जी छोटे छोटे लंप्स की शक्ल में या छोटे छोटे क्वांटा की शक्ल में, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स की शक्ल में होती है। उस एनर्जी पैकेट को हम क्वांटा भी कहते हैं और फोटोन भी कहते हैं, ठीक है जी। तो अब जरा हम ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो लेट्स सपोज के हमारे पास एक एटम है, सपोज कर ले हमारे पास ये एक एटम है, और इस एटम का जो आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। एक एक्सरे फोटोन आ रहा है और ये एक्सरे फोटोन इंटरेक्ट करता है इस इलेक्ट्रॉन के साथ। ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो जाता है और कोलाइजन के बाद, स्कैटरिंग के बाद ये फोटोन इधर को जा रहा है और इलेक्ट्रॉन ये जा रहा है। तो हुआ क्या है कि आप फोटोन को ट्रीट करें एज अ पार्टिकल। जब एक फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है तो फोटोन अपनी एनर्जी का
कुछ हिस्सा उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन E इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फोटोन की एनर्जी कम हो रही है तो फोटोन की वेवलेंथ बढ़ जानी चाहिए, और ऐसा ही हो रहा है। फोटॉन्स की एक्सरे फोटॉन्स की वेवलेंथ बढ़ रही है। तो यहां पर अब हमें मिल रहे हैं दो पीक्स, ठीक है। पहला पीक ये बता रहा है कि कुछ ऐसे फोटॉन्स हैं जिनकी वेवलेंथ में चेंज नहीं आया, यानी कि उन्होंने मटेरियल से इंटरेक्ट नहीं किया, और दूसरी पीक उन फोटॉन्स की वजह से आ रही है जिन्होंने मटेरियल के साथ इंटरेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया, जिसके नतीजे में उनकी एनर्जी कम हुई, उन्होंने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की, और एनर्जी कम होने की वजह से उनकी वेवलेंथ बढ़ी। अच्छा, और दूसरी पीक की इंटेंसिटी भी ज्यादा है। आप देखें तमाम प्लॉट्स में जो दूसरी पीक है उसकी इंटेंसिटी पहली पीक से ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वेवलेंथ इंक्रीज हुई है, वो फोटॉन्स जिनकी वेवलेंथ बड़ी है, जिन्होंने मटेरियल के साथ इंटरेक्ट किया है, ठीक है, उनकी तादाद ज्यादा है, इसलिए उनकी इंटेंसिटी भी ज्यादा है। और ऐसे फोटॉन्स जिन्होंने इंटरेक्ट नहीं किया उनकी तादाद कम है। तो बच्चों आप यहां पर देखें, ये हमारे पास एक एटम है, और इस एटम में जो सबसे पहला ऑर्बिट है, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब सबसे पहला ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। और जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं। अब यहां पर हम दो एक्सरेज फोटॉन लेते हैं, ठीक है जी। एक एक्सरे फोटॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा है, और एक फोटॉन टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा है। जो ये वाला फोटॉन है, जब ये इंटरेक्ट करेगा तो ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और फोटॉन की अपनी एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन ये वाला एक्सरे फोटॉन जो इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा है, जो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा है, इस इंटरेक्शन के नतीजे में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है, वो फ्री नहीं होगा। लेकिन चूंकि फोटॉन और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन हुआ है, इसके नतीजे में एटम रिक्वाइल करेगा, लेकिन वो रिक्वाइल करने में इतनी कम एनर्जी खर्च होगी फोटॉन की कि आफ्टर स्कैटरिंग वो जो फोटॉन है उसकी वेवलेंथ में बहुत ही मिनिमम चेंज आएगा। इतना मिनिमम चेंज होगा कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यही वजह है कि आपको इन प्लॉट्स में दो पीक्स नजर आ रही हैं। ये पहली पीक उन फोटॉन्स की है जिनकी वेवलेंथ में चेंज नहीं आया, यानी कि इन फोटॉन्स ने एटम के अंदर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट किया, ये इंटरेक्शन कोई खास नहीं था, इसलिए इनकी वेवलेंथ में चेंज नहीं आया। और ये जो दूसरी पीक आ रही है, ये उन फोटॉन्स की वजह से आ रही है जिन्होंने एटम के आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट किया। उस इंटरेक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन वहां से फ्री हुआ, इन फोटॉन्स ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की, और इनकी अपनी एनर्जी कम हो गई। अपनी एनर्जी कम होने से इनकी वेवलेंथ में, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इनके वेवलेंथ में इजाफा हो गया। तो हमने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। अब ये जो वेवलेंथ में चेंज आ रहा है, ठीक है, यहां देखिए आप, ये चेंज कम है इसके मुकाबले में। अगर आप एंगल बढ़ा रहे हैं, एंगल 90 कर रहे हैं, तो ये देखें ये जो चेंज है ये भी ज्यादा हो रहा है। यहां पर हमने एंगल और ज्यादा किया तो ये जो वेवलेंथ में चेंज आया ये और ज्यादा चेंज आ गया। इसको हम बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। इस वेवलेंथ में इजाफे को हम कॉम्पटन शिफ्ट भी बोलते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी डेल लैम्डा से, ठीक है। और अब हमने डेल लैम्डा के लिए एक क्वांटिटेटिव रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये इलेक्ट्रॉन और फोटॉन इंटरेक्शन को ज़्यादा डीपली एनालाइज करेंगे, और इसके लिए कॉम्पटन शिफ्ट के लिए या डेल लैम्डा के लिए एक क्वांटिटेटिव रिलेशन बनाएंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे डेल लैम्डा, वो जो कॉम्पटन शिफ्ट है, इनके वेवलेंथ में जो चेंज आया है, उसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू क्या है। वो क्वांटिटेटिव वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर कुछ डेरिवेशंस करेंगे। तो सबसे पहले इस डायग्राम को हम समझ लेते हैं। ये हमारे पास लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन था, या आप इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कह लें, ये फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा है, और ये हमारे पास आ रहा है फोटॉन। स्कैटरिंग के बाद जब कोलिजन हुआ, उसके बाद फोटॉन स्कैटर्ड हो गया और ये इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो गया। फोटॉन जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो थीटा है, और इलेक्ट्रॉन का जो एंगल है वो फाई है। सबसे पहले हम एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करेंगे, फिर हम मोमेंटम कंजर्वेशन को यूज करेंगे,
और इन दोनों कैलकुलेशंस को यूज करके सिंप्लीफाई करके हम डेल लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन। तो बच्चों ये देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर होती है जी? एच सी ओवर लैम्बडा। यहाँ पर जो लैम्बडा है इसके साथ आपको लैम्बडा नॉट नजर आ रहा है, यानी कि ये इसकी जो वेवलेंथ है ये बिफोर कोलिजन है जिसमें अभी चेंज नहीं आया। उसके बाद एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि रेस्ट पे पड़ा है तो हम उसकी रेस्ट मैस एनर्जी यूज करेंगे। तो रेस्ट मैस एनर्जी क्या होगी? एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन आफ्टर कोलिजन, ये है एच सी ओवर लैम्बडा प्राइम। अब ये प्राइम किस वजह से आया? क्योंकि फोटोन की जो एनर्जी है वो चेंज हो गई है आफ्टर कोलिजन। इसी तरह से हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, अब इलेक्ट्रॉन ने चूंकि मूव करना शुरू कर दिया है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके मास में वेरिएशन आती है, तो इसलिए हम उसके लिए रिलेटिविस्टिक मास का रिलेशन यूज करेंगे। तो यहां पर एक्चुअली ये रिलेशन एम सी स्क्वेयर ही है, लेकिन m की जगह हम क्या पुट कर देंगे? m की जगह हम पुट करेंगे m नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो यहाँ m की जगह ये आ जाएगा, c स्क्वायर साथ वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई एनर्जी कंजर्वेशन। इसी तरह से हम मोमेंटम कंजर्वेशन को देख लेते हैं। तो चूंकि ये दोनों कुछ एंगल्स बना रहे हैं, फोटोन भी और इलेक्ट्रॉन भी आफ्टर स्कैटरिंग, इसलिए मोमेंटम का x कंपोनेंट भी होगा और y कंपोनेंट भी होगा। तो पहले हम मोमेंटम का x कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखिए मोमेंटम ऑफ फोटोन उसका x कंपोनेंट प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन x कंपोनेंट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन। ये जो प्राइम है ये इसलिए है कि ये दोनों मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है और ये दोनों मोमेंटम बिफोर कोलिजन है। अच्छा, अब यहां पर देखिए ये हमारा फोटोन आ रहा है और फोटोन है ही अलोंग एक्स एक्सिस, इसलिए इसका जो मोमेंटम होगा अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या होगा? h ओवर लैम्बडा प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम रेस्ट में पड़ा था, अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में पड़ा था। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में पड़ा था तो उसका मोमेंटम क्या था? जीरो था। इसलिए बिफोर कोलिजन एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है मोमेंटम का इलेक्ट्रॉन के लिए वो जीरो है। अब हम आ जाते हैं जी आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन जो फोटोन का मोमेंटम है वो h ओवर लैम्बडा प्राइम और साथ में क्या आ रहा है? कॉस थीटा। लैम्बडा प्राइम किस लिए आ रहा है? क्योंकि आफ्टर कोलिजन फोटोन की वेवलेंथ बढ़ चुकी है। इसी तरह से जो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मोमेंटम बराबर होता है एम वी के, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसके लिए हम उसका जो मास है वो वेरी करेगा, तो हम उसके लिए रिलेटिविस्टिक मास वाला रिलेशन यूज करेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर एम वी है, लेकिन m की जगह हम क्या पुट करेंगे? ये वाला रिलेशन। तो हमारे पास ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम का x कंपोनेंट, और यहाँ पे साथ cos फाई आ रहा है क्योंकि ये x कंपोनेंट है। इसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे y कंपोनेंट। अब देखें बिफोर कोलिजन इलेक्ट्रॉन आ रहा है अलोंग x एक्सिस, फोटोन आ रहा है अलोंग x एक्सिस, इसलिए फोटोन का जो y कंपोनेंट है बिफोर कोलिजन वो क्या है? जीरो है। और इलेक्ट्रॉन तो पड़ा ही रेस्ट में है, इसलिए उसका तो कोई मोमेंटम होगा नहीं, ना x कंपोनेंट होगा ना y कंपोनेंट होगा बिफोर कोलिजन। तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी बिफोर कोलिजन जीरो है। अब आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम ऑफ फोटोन है वो h ओवर लैम्बडा प्राइम साइन थीटा आ जाएगा, और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वही रिलेशन होगा, लेकिन बस जहां पर कॉज है वहां पर साइन आ जाएगा क्योंकि ये y कंपोनेंट है। अच्छा, अब ये जो मोमेंटम कंजर्वेशन आपने किए हैं और एनर्जी कंजर्वेशन किए हैं, इनको सिंप्लीफाई करेंगे हम। ये आपके टेक्स्ट बुक्स पे इसको जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कंपटन शिफ्ट का जो रिलेशन है वो कुछ यूं आ जाएगा, h ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें जो m नॉट है ये रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का, h प्लैंक्स कांस्टेंट है और c स्पीड ऑफ लाइट है। तो इस रिलेशन की ये खास बात है, आप ये देखें इस रिलेशन की राइट हैंड साइड पर कोई भी आपको वेवलेंथ नजर नहीं आ रही। इसका मतलब है जो कंपटन स्कैटरिंग है या कंपटन शिफ्ट है वो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अगर आप एक्स रेज की बजाय विजिबल लाइट भी यूज करेंगे तो विजिबल लाइट में जो कंपटन शिफ्ट आएगा, उन फोटॉन्स की जो वेवलेंथ में चेंज आएगा वो उतना ही आएगा जितना एक्स रेज में आ रहा है। दूसरी बात ये है कि ये जो डेल लैम्बडा है ये कंपटन शिफ्ट है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है कॉस थीटा पे। और हमने जब उन प्लॉट्स को डिस्कस किया था, ठीक है, पीछे हमने प्लॉट्स को डिस्कस किया, तो वहां पर आपने देखा कि जो हम एंगल बढ़ा रहे थे उसके साथ साथ ही जो चेंज था वेवलेंथ में वो बढ़ता जा रहा था। तो हमारे पास जो 4 प्लॉट्स हमने लिए थे उनमें जो सबसे ज़्यादा, उन चारों में जो सबसे ज़्यादा चेंज आया था वेवलेंथ में वो 135 डिग्री पे आया था। तो ये है जी हमारा कंपटन इफेक्ट, जिसको हमने एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया है कि वाई क्लासिकल वेव थ्योरी was not able to explain Compton scattering. Thank you. Allah Hafiz.